बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की जो अहम ख़बरें हैं वो आपसे शेयर करते हैं अभी तक की। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कल शाह महमूद कुरैशी ने जिस तरह से दोबारा गिरफ़्तारी दी है अडयाला जेल के बाहर से, और उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी थी, है और रहेगी, और उसके बाद वो दोबारा गिरफ़्तार हो गए। और फिर मुसर्रत जमशेद चीमा के हवाले से भी ख़बर आ गई है कि 15 दिन के लिए MPO के तहत मज़ीद उनको नज़रबंद कर दिया गया है, वो भी दोबारा गिरफ़्तार हो गए। तो एक चीज़ मुसर्रत जमशेद और जमशेद चीमा के हवाले से तो ये क्लियर हो गई कि वो अभी तक पार्टी नहीं छोड़े हैं, जो कि ये गिरफ़्तारी दोबारा हुई है। दूसरा, जो शाह महमूद कुरैशी का मामला था ना, वो बड़ा अहम था, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और एक ऐसे माहौल में, ऐसे दिनों में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोज़ाना कोई ना कोई धचका लग रहा है और लोग इस तरह से पार्टी छोड़ रहे हैं जैसे ख़ज़ां के मौसम में दरख्त से पत्ते झड़ते हैं, तो तब सबकी नज़रें शाह महमूद कुरैशी के ऊपर थीं कि ये वाइस चेयरमैन है PTI के और बड़े पुराने सियासतदान हैं, 40-50 साल से सियासत में हैं, पुराना सियासी घराना भी है, तो ये प्रेशर ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। लेकिन जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी ने कल प्रेशर भी लिया, गिरफ़्तारी भी दी, और बड़ी ग्रेसफुली गिरफ़्तारी दी है कल शाह साहब ने, उससे मुझे अब ये लगता है कि बाकी भी जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनके ऊपर प्रेशर है, मेरे ख़्याल में उन्हें किसी हद तक अब हौसला मिलेगा, क्योंकि एक दफ़ा एक प्रेसिडेंट सेट होता है तो लोग फिर उसको देखकर उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो शाह महमूद कुरैशी की कल की जो गिरफ़्तारी है और जो उनका रोल है, और जिस ग्रेस और डिग्निटी के साथ बग़ैर किसी पैनिक के बड़े आराम से वो मीडिया के सामने, जब मीडिया रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि शाह साहब आपको दोबारा गिरफ़्तार कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कर रहे हैं, और कह के वो बड़े आराम से गाड़ी के अंदर बैठ गए। तो वो मेरे ख़्याल में उन्होंने कल एक साबित कदमी दिखाई है, और इसका फ़ायदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, और एक ख़बर असद उमर साहब के हवाले से है। असद उमर साहब की भी जो नज़रबंदी है उसको कलअदम करार दे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने। अच्छा, बिफ़ोर आई गो एनी फर्दर, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मुझे, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है वकालत करते हुए और जजेस के सामने अक्सर पेश होने का मौका मिलता है, मैं उन वकला में से हूं या उन वकीलों में से हूं जो इतनी जल्दी कभी किसी जज से मुतासिर नहीं होते हैं। हमारे अपने कुछ माइंडसेट होता है, कुछ हमारा थिंकिंग पैटर्न अपना होता है, और जब कोई जज कोर्ट प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स हम ऐसे ही नहीं, मतलब कि जज साहिबान का जो रवैया उसमें बड़ी दफ़ा हम उसको तनकीदी नज़र से भी देखते हैं और तनकीद करते भी हैं, और फ़ैसलों से तो हर वक्त ही इख्तलाफ करते हैं, क्योंकि जब हम अपील फ़ाइल करते हैं इसका मतलब यह है कि हम उस फ़ैसले से इख्तलाफ कर रहे हैं। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि किसी जज से या उसका जो लीगल एक्यूमेन है, या बाय द वे ही कंडक्ट्स द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, उससे वकला मुतासिर होते हैं। ये जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इनके सामने मैं ज़ाती तौर पे अभी तक पेश तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन जितनी ख़बरें आई हैं और जो जिस तरह से इन्होंने कोर्ट प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट किया और जो रिमार्क्स इनके मुख्तलिफ़ मौक़ों पे मैंने देखे हैं, तो मैं इनके सामने पेश हुए बग़ैर ये कह सकता हूँ कि इनका जो किरदार है वो काबिल तहसीन है। क्योंकि इससे पहले एक दफ़ा जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब के हवाले से ख़बर आई थी कि वो ऑर्डर करते हुए आप दीदा हो गए कि हम अदालतें यहाँ पर रिहाई का हुक्म देती हैं और वहाँ पर फ़ौरी तौर पे उस बंदे को दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाता है, तो ये क्या हो रहा है। तो उससे मुझे महसूस हुआ कि देखें, कॉन्शियंस जो होता है ना, ज़मीर जो होता है वो बड़ी चीज़ होता है, और ख़ास तौर पे अगर कोई बंदा किसी ऐसी कुर्सी पर बैठा हुआ है जहाँ पर उसका काम ही इंसाफ करना है, और वो मुनसिफ है, और वो फिर इतना सेंसिटिव है और उसका कॉन्शियंस इतना एक्टिव है कि जिस तरह ख़बर मेरे पास जब आई कि वो आप दीदा हो गए ये कहते हुए, तो आफ्टर दैट I started holding him in really high regard. So a lot of respect for Justice Gul Hasan Aurangzeb. बहरहाल उन्होंने आज असद उमर साहब की गिरफ़्तारी को कलअदम करार दिया है। उन्होंने कहा है जी कि एक बयान अल्फ़ी जमा कराएं कि आइंदा कभी पुरतशद्दुद एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, और उन्होंने कहा है कि 2 ट्वीट्स फ़ौरी तौर पे असद उमर के डिलीट करवाएं। और उसके बाद एक और दिलचस्प रिमार्क जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब का असद उमर के केस का फ़ैसला करते हुए बाबर अवान से उन्होंने कहा कि वो तो आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे।
ये जज साहब कह रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि वो तो आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, जिसके ऊपर बाबर अवान साहब जो असद उमर के वकील थे उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम नहीं करेंगे। तो अब देखना ये है कि कल शाह महमूद कुरैशी जो हैं उन्होंने तो एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। उन्होंने तो वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जो इम्तहान था उसमें पास हुए हैं और उन्होंने दोबारा गिरफ्तारी दी और वो वापस चले गए और पार्टी ना छोड़ने का उन्होंने ऐलान किया। अब असद उमर जो कि जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के, वो क्या करेंगे और क्या असद उमर साहब की जो रिहाई है अडियाला जेल से वो अब से थोड़ी देर बाद जब होगी तो क्या उसके बाद पुलिस वहाँ पे दोबारा उन्हें अरेस्ट करने के लिए पहुंची होगी, और अगर पहुंची होगी तो वो भी पार्टी नहीं छोड़ेंगे तो क्या उनको भी दोबारा री अरेस्ट कर लिया जाएगा। और अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो फिर सर्टनली उनकी भी रिहाई हो सकती है, क्योंकि अगर शीरी मज़ारी की हो सकती है, आमिर कियानी की खलासी हो सकती है, बाकी कुछ लोगों की जिन्होंने पार्टीज छोड़े उनको दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, तो असद उमर की भी हो सकती है। तो जिस तरह कल शाह महमूद कुरैशी के ऊपर नज़रें थी ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की, उसी तरह मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है, सपोर्टर है, वर्कर है, कारकुन है, वो आज असद उमर की जो एपिसोड है उसको देखेगा और बगौर देखेगा, और उसके बाद वो उसकी नज़रें सारी उसी के ऊपर होंगी कि अब असद उमर क्या करते हैं। इसके साथ साथ ख़बरें कुछ ये आई हैं कि कुछ ख़वातीन साबिक मेंबर ऑफ़ द पार्लियामेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि वो पार्टी छोड़ सकती हैं। उसमें सादिया सुहेल का नाम है, सानिया कामरान का नाम है, शाहीना करीम का नाम है, शाहिदा का नाम है, आलिया हमज़ा का नाम है, और ख़बर देने वालों ने मुसर्रत जमशेद चीमा का नाम भी अभी तक इसके अंदर रखा हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा कल रात दोबारा अपनी गिरफ्तारी दे चुके हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो पार्टी फ़िलहाल नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन बाकी जो नाम मैंने आपसे लिए हैं, ज़राए की ख़बर ये है कि ये लोग मुमकिना तौर पर पार्टी छोड़ सकते हैं। तो ये है जी सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जो कड़ा वक्त चल रहा है, जो मुश्किल वक्त चल रहा है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी नर्व्स टेस्ट हो रही हैं। उसके ख़ास तौर पे जो फ़र्स्ट ईयर ऑफ लीडरशिप है उसके आसाब का इम्तिहान है। कितनी देर तक जेल काट सकते हैं, कितनी देर तक सख्तियाँ बर्दाश्त कर सकते हैं, कितनी देर तक रेजिस्ट कर सकते हैं, कितनी देर तक रेजिलियंस दिखा सकते हैं। और जो गिव अप करता है उसको फ़ौरी तौर पे रिहाई का परवाना मिल भी जाता है और फिर पुलिस उसको दोबारा पकड़ती भी नहीं, और जो नहीं करता उसको फ़ौरी तौर पर दोबारा गिरफ़्तार कर भी लिया जाता है। अब इस सारी सूरत हाल में सवाल एक ये पैदा होता है कि जब ये माहौल है तो सवाल एक ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस वक्त टूट फूट का शिकार हो रही है, वो प्रोसेस जो है, जो लोगों के छोड़कर चले जाने का प्रोसेस है, क्या वो फिर नेचुरल है या फिर वो अननेचुरल है? क्योंकि अगर तो जो बंदा पार्टी नहीं छोड़ता वो दोबारा गिरफ़्तार हो जाता है और जो छोड़ रहा है वो रिहा हो जाता है, तो फिर सर्टनली ये सवाल होगा और सर्टनली आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल में इसके बारे में बहुत बात होगी। अभी तो लोग बहुत सारी वजूहात की बिना पे बात उस तरह से नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इस पर बात होगी। और मेरे ख्याल में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना, जो सियासी जमातें हैं, जैसे भी PDM की तरह जमातें हैं, उनसे ये सवाल होंगे। और मेरा तो ख्याल है कि अब जैसे मिसाल के तौर पर अगले मौजू अगर मैं आपसे शेयर करूँ तो ख्वाजा आसिफ का आज का स्टेटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से है, और वो कहते हैं कि PTI पर पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है, जायज़ा लिया जा रहा है कि PTI पर पाबंदी लगाई जाए। अगर पाबंदी से मुतालिक फ़ैसला हुआ तो पार्लियामेंट से रुजू किया जाएगा। अब ये मैं आपसे अर्ज़ करूं कि सियासतदान जो होते हैं ना, ये माहौल वैसे मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं इमरान खान ने आके बदला है। अदरवाइज़ सियासत में होते हुए मुखालिफ पार्टियाँ भी जो होती हैं ना, वो मुखालफत की जो लिमिट है उसको डिफ़ाइन करके उसके मुताबिक ही चलती रही हैं। तो इमरान खान साहब जब सियासत में आए और उसके बाद फिर सियासत में तगड़े हुए, तो उन्होंने कहा जी मैं तो चोरों से, डाकुओं से हाथ भी नहीं मिलाऊंगा, मैं तो उनसे हाथ मिलाने का रवादार भी नहीं हूँ। यानी कि एक तरह से उनका जो नज़रिया था, मौक़िफ़ था, वो ये था कि मैं उनको, उनके वजूद को जो है वो तस्लीम नहीं करता। तो अब वो चीज़ जो है ना, वो PDM की तरह जमातों के दिलो दिमाग में बैठी हुई है। ठीक है, उनके पास अल्लाह अल्लाह करके एक मौका आ गया है। और एक बात ख्वाजा आसिफ ने जो की है उससे पार्शली, यानी कि आधा तकरीबन मैं उससे एग्री करता हूँ। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सके, ये बात गलत है। अब जो कुछ कर रही है PDM,
उससे इमरान खान को नुकसान तो पहुंचा रही है, जिस तरह से उस फर्स्ट ईयर ऑफ लीडरशिप को अरेस्ट करती है और फिर जो छोड़ देता पार्टी उसको रिहा कर देती है और जो नहीं छोड़ता उसको दोबारा पकड़ लेती है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है उनके स्टेटमेंट का, वो कहते हैं कि अपने इक़दामात से इमरान खान ने अपने इक़दामात से इमरान खान को नुकसान हुआ। तो ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि जो इमरान खान के इक़दामात कह लें या इमरान खान के सपोर्टर्स के इक़दामात कह लें, जिन्होंने 9 मई को वो किया जो कि हुआ, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना नुकसान हुआ है वो इतना ज़्यादा है कि और उसका बराह रास्त ज़िम्मेदार कोई और भी नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कल रात को मैं एक कोट जो है वो बता रहा था अपने प्रोग्राम में कि किसी ने कहा कि कंट्रोल योर एंगर, बिकॉज इफ़ यू हैव एंगर ओवर अदर्स दे कंट्रोल यू, यानी कि अपने गुस्से पर काबू पा कर रखें, क्योंकि अगर आपको किसी दूसरे पर गुस्सा है ना, तो जिस पर आपको गुस्सा है वो शख्स आपको कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि उसके हाथ में आपका गुस्सा है, वो आपको ऐसे कंट्रोल कर सकता है एज अ पपेट। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुस्से में वो लोग जो भी 9 मई को वाक़यात हुए, जो उन्होंने नुकसान पहुंचाया ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो बहुत ज़्यादा है और वो बहुत डैमेजिंग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन अब उसको बुनियाद बना के, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कानूनी तौर पर तो जो कार्रवाई बनती है वो करें, ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ करें, लेकिन अब उसको बुनियाद बना के और उससे कतई नज़र पहले का जो माहौल है सियासी तौर पे, उसको बुनियाद बना के पीडीएम की हुकूमत इस वक्त ओवरऑल जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डील कर रही है, और अभी कह रहे हैं कि पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है, जायज़ा लिया जा रहा है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाएं, अगर पाबंदी से मुतल्लिक फ़ैसला हुआ तो पार्लियामेंट से रुजू किया जाएगा। ये अगर करेंगे ना तो उनकी ख्वाहिश तो यही है कि इमरान खान को माइनस कर दें, पीटीआई को माइनस कर दें, सियासत में सिर्फ पीडीएम रह जाए, पीडीएम की तरह जमाते रह जाएं। जो लोग आज एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर इकट्ठे पार्लियामेंट में बैठे हैं एक ही हुकूमत में, यानी कि आप अंदाज़ा करें कि शहबाज साहब ऊपर वज़ीर आज़म है और बिलावल साहब नीचे वज़ीर ख़ारजा हैं और ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर हैं और राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर नेशनल असम्बली हैं, और इस तरह की और बहुत सारी मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। तो ये चाहते ही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करके, इसको तितर बितर करके और इमरान खान को माइनस करके, फिर हम जो 13 लोग बचेंगे ना, फिर हम ही में से कुछ ऑपोजिशन में चले जाएंगे, हम ही में से फिर हुकूमत में चले जाएंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब वो वक्त आएगा तो उसके बाद फिर तलखियाँ इनमें भी होंगी, आपस में लड़ाइयाँ इनमें भी होंगे, इख्तलाफात इनमें। मत भूलें आसिफ अली जरदारी का वो स्टेटमेंट कि जिसमें उन्होंने कहा था कि अब अगर हमने मियाँ को माफ़ कर दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ़ नहीं करेगा। मत भूलें शहबाज शरीफ का वो स्टेटमेंट जिसमें शहबाज शरीफ ने कहा था कि तुम्हारा पेट फाड़ के अवाम का पैसा वापस निकालेंगे और सड़कों पर घसीटूंगा आसिफ अली जरदारी को। तो ये अपनी सियासत की खातिर जब वक्त आएगा ना, मिसाल के तौर पे अगर ऐसा वक्त आया, अलबत्ता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माइनस होने के, मुकम्मल तौर पे वाइप आउट होने के मुझे चांसेस नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि आप एक सोच को वक्ती तौर पे कुचल तो सकते हैं लेकिन उसे सफ़ाए हस्ती से मिटा नहीं सकते हैं जो सोच ऑर्गेनिक होती है। ठीक है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक ये तनकीद है कि वो फुली ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत से निकलने के बाद जिस तरह इमरान खान पॉपुलर हुए हैं और पूरी रियासती मशीनरी के ख़िलाफ़ खड़े होने के बावजूद पॉपुलर हुए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक जो है ना वो उसका सब्सटेंस मौजूद है। तो कहने का मकसद ये है कि अलबत्ता तो पीटीआई माइनस होती हुई, वाइप आउट होती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 1 मिनट के लिए मैं अज्यूम करूं कि आप साइड पे भी रख दें और यही रह जाते हैं, तो एक वक्त आएगा कि ये दोबारा लड़ेंगे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलेंगे और एक दूसरे को ये भी मुमकिन है कि इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना भी बनाएं। और ये मैं आपको बता दूँ कि जब वो वक्त आएगा, अगर आएगा, तो उस टाइम पे जब एक दूसरे को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाएंगे, जो कि पहले बनाते रहे हैं, 90 की दहाई आपके पास है, इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने से पहले तक के सारे मामलात आपको पता हैं। तो जब वो वक्त आएगा तो जो प्रेसिडेंट आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये लोग सेट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर पूरी जमात पर पाबंदी लगा दो या पूरी जमात को दहशतगर्द लेबल कर दो, इस तरह के प्रेसिडेंट से भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तिफ़ादा किया जाएगा। ये मेरी बात आज रिकॉर्ड पे रख लें, क्योंकि जब आप किसी के लिए कब्र खोद रहे होते हैं ना, तो आपको ये नहीं मालूम होता कि एक दिन आप
खुदा न खास्ता इस कब्र में गिर सकते हैं। आप मत भूलें कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। आज अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे देते हैं, उस पर पाबंदी लगा देते हैं, तो ऐन मुमकिन है कल को अगर आप लोग भी अकेले बचते हैं और आप लोगों की लड़ाई होती है, क्योंकि सियासत में तो इक़्तिदार की जंग में तो फिर चीज़ें वहाँ तक पहुँच जाती हैं, और उस टाइम पे फिर ये ऐन मुमकिन है कि PMLN की हुकूमत हो तो वो पीपल्स पार्टी को भी दोबारा कलअदम जमात करार दे दे, और पीपल्स पार्टी की हो तो वो PMLN को भी दे दे। और अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं होगा और सारे हालात, वाक़यात, मामलात सिर्फ आप लोगों के कंट्रोल में होंगे और आप ही के फ़ैसले चलेंगे, तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। और आप लोग इतने बच्चे नहीं हैं कि आप मेरी इस बात को ना समझ सकें। उस टाइम पे फिर आप लोगों के सामने ये चीज़ें आ सकती हैं, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों की ही मर्ज़ी से फ़ैसले होंगे। तो ये बहरहाल आज ख्वाजा आसिफ का बयान है पाबंदी के हवाले से, जिसके जवाब में सेनेटर अली ज़फ़र जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उन्होंने कहा है कि जी पाबंदी किसी सियासी जमात पर लग नहीं सकती है, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला इसके ऊपर मौजूद है। जमात इस्लामी पर पहले लगाने की कोशिश की गई थी लेकिन फिर वो भी नहीं लगी थी। तो ये बात दुरुस्त है कि अगर मिसाल के तौर पे किसी सियासी जमात पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी जाती, यानी कि वो लोग जो 9 मई में शामिल थे उनको तो आप कानून के मुताबिक डील कर सकते हैं, लेकिन आप एक पूरी सियासी जमात को अगर कहते हैं कि जी ये बैन होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सर्टनली आर्टिकल 17 है पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से, एसोसिएशन के हवाले से, उसके ऊपर फिर अपना कोई ना कोई फ़ैसला सर्टनली सुनाएंगे। और मेरी कानूनी राय में मैं कई दफ़ा पहले कह चुका हूँ कि एक पूरी सियासी जमात पर इस तरह से पाबंदी नहीं लग सकती। आखिरी चीज़ आज के वीलॉग की चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का वो रिमार्क है जो इंतखाबात का केस हो रहा है, उसमें उन्होंने कहा कि ये जी कहा गया कि इमरान खान जब अरेस्ट हुआ था उसको अदालत में सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया था, तो उसको मर्सिडीज़ कहाँ से मिली थी और क्या से क्या उस बात को बना दिया गया। हालांकि वो मर्सिडीज़ पुलिस ने इमरान खान को बुलेट प्रूफ प्रोवाइड की थी, और सियासतदानों ने और कुछ लोगों ने इसके ऊपर ये बात की कि जी वो अदालत ने हुक्म दिया था या अदालत ने प्रोवाइड की थी। तो मुझे अब उमर अता बंदयाल साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उनके जब इस तरह के रिमार्क सुनता हूँ तो अब ये भी नहीं मैं कह सकता कि मुझे उसके ऊपर तरस आता है, क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस को वाकई जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, जो बातें कही जाती हैं, जो जुमले कहे जाते हैं, जो धमकियां एक तरह से दी जाती हैं, और फिर जो चीज़ नहीं भी की है चीफ जस्टिस ने वो भी इस चीफ जस्टिस के ऊपर थोप दी जाती है, और वो आगे से फिर गिला ही करते हुए नज़र आते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया ये वीलॉग देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।